दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कई व्यूअर्स की और हमारे मित्रों की राय थी। उनका पूछना था कि दहेज मृत्यु के संबंध में स्टेप बाय स्टेप उसके ट्रायल के संबंध में कोई विशेष जानकारी दी जाए, जिस पर वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आज प्रस्तुत है दहेज मृत्यु या दहेज हत्या के संबंध में सेक्शन 304 बी आईपीसी के संबंध में जो ट्रायल चलते हैं उन पर एक महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, ट्रायल का मतलब है कि सबसे पहले जब चार्ज फ्रेम हो जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर, न्यायालय आरोप विरचित कर देता है, माने एक्यूज्ड पर्सन जो है उसके ऊपर न्यायालय ये आरोप लगा देता है कि आपने इस तरह से फला व्यक्ति की दहेज मृत्यु कारित की है, और व्यक्ति उस आरोप से इनकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति का ट्रायल प्रारंभ हो जाता है, उसका विचारण प्रारंभ होता है। और सबसे पहले जो साक्ष्यवादी है माने प्लेंटिफ एविडेंस पर फाइल चालू हो जाती है। दोस्तों, दहेज हत्या के मुकदमों में वादी को केवल, प्लेंटिफ को केवल यह साबित करना है कि शादी हुई थी और शादी वैध थी, इनफोर्स थी, और जब मृत्यु हुई है तो एक्यूज के घर में हुई है, और एक्यूज के घर में मृत्यु होने के बाद यह माना जाएगा कि दहेज हत्या ही हुई है। केवल एक और सब्जेक्ट है जो साबित होना है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व मृतका के साथ क्रूरता की गई थी। क्रूरता होना आवश्यक है। दोस्तों, यह साबित होते ही न्यायालय का प्रिजम्पशन यह होगा, उपधारणा यह होगी कि मृतका को एक्यूज्ड ने ही मारा है। यही धारा 306 आईपीसी में भी अगर मृतका को मृत्यु वहां नहीं हुई है, किसी अन्य जगह हुई है, या उसने कोई आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, तो यह माना जाता है कि जो एक्यूज पर्सन हैं उन्होंने आत्महत्या करने के लिए मृतका को उकसाया था। तो दोस्तों, इस मुकदमे में जो 304 बी का मुकदमा है, इसमें वादीगण को माने जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये कभी साबित नहीं करना पड़ता है कि आपने दहेज मृत्यु कारित की है। ये तो न्यायालय का प्रिजम्पशन ही होता है। न्यायालय अवधारणा करता है कि मृतका आपके घर में थी, संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु, आप बताएं, माने एक्यूज्ड बताए कि उसकी मृत्यु कैसे हो गई। और दोस्तों, हम लोग लगे रहते हैं, हम में से ज्यादातर साथी और जो एक्यूज पर्सन है वो ये देखते हैं कि प्लेंटिफ का जो एविडेंस है उसमें बहुत अच्छा क्रॉस हो गया है और कुछ बहुत ज्यादा आया नहीं है, अब तो हमें सजा नहीं होगी। तो इस विषय में केवल मेरा ये कहना है दोस्तों, इस दहेज हत्या के मुकदमे को बहुत गंभीरता के साथ लड़ें। इसमें न्यायालय पहले से ही प्रिजम्पशन किए बैठा है कि जो एक्यूज पर्सन है उसने ही मृतक को मारा होगा, जब तक कि इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं आ जाता। अब विपरीत साक्ष्य लाएगा कौन? जो प्रोसिक्यूशन है वो तो आपके विरोध में ही साक्ष्य लाएगा कि आप ही ने मारा होगा, और वो ऐसे संदेह क्रिएट करेगा कि आप ही ने मारा है। लेकिन अगर अभियोजन ये साबित करने में विफल भी रहता है कि आपने ही मारा है, तो न्यायालय तो प्रिजम्पशन किए बैठा है, जब तक इसका खंडन नहीं हो जाता कि आपने नहीं मारा है, तो न्यायालय ये माने हुए है कि आपने ही मारा होगा। अब दोस्तों, बात यहां यह आती है कि जब हॉनेबल कोर्ट ये सोच रहा है कि आपने ही मारा होगा, और ये कहां से प्रिजम्पशन लिया गया है? ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 बी है वो कहती है कि अगर किसी महिला की उसके ससुराल में मृत्यु हुई है और वो मृत्यु ऐसी स्थितियों में हुई है जो संदेहजनक है, तो यही माना जाएगा कि उनको उन ससुराल वालों ने ही दहेज हत्या कारित की है। दोस्तों, इसकी लैंग्वेज सेक्शन 114 बी एविडेंस एक्ट जो बाद में जोड़ा गया है, ये धारा 304 बी के बाद, तो उसका उद्देश्य भी यही है। और इसी प्रिजम्पशन के आधार पर न्यायालय सजा भी सुनाता है। इसीलिए इस मुकदमे में सबसे ज्यादा सजाएं हो रही हैं दहेज हत्या के मुकदमों में, क्योंकि हम में से कई साथी विशेष तौर पर इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या साबित करना है। इसमें हमेशा ऐसी बात आप पटल पर लाएं, न्यायालय के रिकॉर्ड पर लाएं
आप जब जिरह कर रहे हों प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से, तो भविष्यवादी से पूछें कि क्या आपने कोई दहेज से संबंधित कोई ऐसी रसीदें आईओ को उपलब्ध करवाई थी। वो कहेगा हाँ, तो आप तुरंत केस डायरी दिखाइए कि दिखाइए कहां उपलब्ध कराई थी, इसमें कहीं लिखा है। तो कहेगा कि हमने उपलब्ध कराई थी लेकिन दरोगा जी ने लिखी नहीं। तब उसका कंट्राडिक्शन जब दरोगा जी या जो सीओ साहब हमें उनसे करिएगा, तो सीओ साहब खुद ही कह देंगे कि उसने हमें कभी नहीं दी, माने आपके पास रसीदें थी ही नहीं, तो इसका मतलब है आपने दहेज दिया ही नहीं था। तो पहले दहेज को निगलेक्ट करें। इसके बाद आप क्रूरता के संबंध में भी पूछें कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले अगर मारपीट हुई थी तो आपने कोई मुकदमा लिखाया था। आ जाएगा नहीं, क्योंकि लिखाया नहीं होगा, लिखाया होगा तो आएगा। और अगर उसने मुकदमा लिखाया है और वास्तव में उसकी डेथ हुई है तो कन्विक्शन तो पक्का है, फिर कैसे आप बचेंगे भाई। आप मारपीट कर रहे हैं, मारपीट करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो प्रजुम्पशन क्या जाएगा न्यायालय का, वो तो पहले से ही माने बैठा हुआ है कि आप ही ने मारा है, जब तक इस बात का खंडन नहीं हो जाता कि आपने नहीं मारा है। तो दोस्तों, जब भी आप 313 कराएं और अभियुक्त गण की ओर से और साक्षीगण पेश करवाएं डिफेंस एविडेंस में, तो बहुत सारी चीजें जो आपने रखी हों, जो आपके गवाह हों, और उन सब चीजों को उस पर लाइएगा, पटल पर लाइए, और उनका जो ये अभियोजन पक्ष है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करवा दीजिएगा ताकि वो साक्षी रूप में ग्रहण हो जाएं। और बहुत ध्यान रखते हुए बहुत ढंग से आप इस केस को लड़िए, अन्यथा दहेज हत्या का मुकदमा आपको हारते देर नहीं लगेगी। और हमारा एक निवेदन है उन लोगों से जो दहेज हत्या के मामले में एक्यूज्ड हैं या उनके परिजन एक्यूज्ड हैं, इस मुकदमे पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। न्यायालय प्रिजम्पशन किए बैठा है, और अगर आपने थोड़ा सा चूक गए, आपने उस बात को साबित ना कर पाया कि सामान्य स्थितियां थी, कोई असामान्य स्थिति नहीं थी, मृत्यु का कारण इलाज था, या आप उसका इलाज कराते रहे, जो डॉक्टर हो उनको एग्जामिन कराइए। अगर आप इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, तो आपका एक्विटल निश्चित हो जाएगा, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने साबित करने में कोर्ट को बता ना पाया, अपनी बात ना कह पाई, ठीक ढंग से आपने उसका ट्रायल ना करा पाया, तो कन्विक्शन होते देर नहीं लगेगी और इसमें अच्छी खासी सजा हो जाती है। तो दोस्तों, दहेज हत्या के मुकदमे में आप विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि आपको वो सारे एविडेंस रिकॉर्ड पर लाने हैं, माने एक्यूज पर्सन को, चाहे वो आप उससे जिरह करते हुए मार्क करा दीजिए। इसमें एक और विशेष बात है जिसको मैं अंत में चर्चा कर दूं, याद आ गई। जब आप प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिन कर रहे हों और आपके पास कोई ऐसा प्रमाण हो जिसको आप बाद में लाना चाहते हैं, तो उसको बाद में लाने की बजाय उसी स्टेज पर न्यायालय में उन एविडेंस को दिखाते हुए मार्क करा दीजिए, क्योंकि एग्जिबिट तो होगा नहीं। एग्जिबिट तो तब होगा जब उसको जिसने बनाया है वो साबित करे, और जिसने बनाया है वो साबित प्लेंटिफ एविडेंस में कैसे करेगा, वो तो बाद में ही करेगा जब आपका डिफेंस एविडेंस आएगा। दोस्तों, इस बात को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। आप किसी ऐसे गवाह से जिरह कर रहे हैं या करा रहे हैं जो अभियोजन साक्षी है और आप डिफेंस काउंसिल हैं, तो उस पोजीशन में जब उस गवाह को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना हो जो उसकी बात को कंट्राडिक्ट करता हो, काटता हो, संदेह पैदा करता हो, तो उस डॉक्यूमेंट को उसी समय वहीं मार करा दीजिएगा और उस बात को उसके एग्जामिनेशन में लिखाइएगा कि इसी स्तर पर गवाह को यह डॉक्यूमेंट दिखाया गया और उस डॉक्यूमेंट को दिखा करके उससे ये प्रश्न पूछा गया, उसने उससे उत्तर मना किया, इसलिए उस दस्तावेज को यहां मार्क किया जाता है और मार्क ए, बी या सी जो भी है उनका नंबर डला दीजिएगा। और उस मार्क डॉक्यूमेंट को जब आप डिफेंस एविडेंस देंगे तब जिससे साबित कराना हो उससे साबित करा दीजिएगा, तो वो एग्जिबिट हो जाएगा। और फिर जब अंतिम बहस करें तो उसकी आप चर्चा करें। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप दहेज हत्या के मुकदमे में डिफेंस की तरफ से जो भी एविडेंस आपको देना है वो पटल पर लाइए, उनको मार्क कराइए, बाद में दाखिल करिए, एग्जिबिट कराइए। थोड़ा सा चूके तो सजा होना निश्चित है। तो दोस्तों, फर्जी अगर कोई व्यक्ति झूठी सजा पा जाता है तो यह भी तो गलत है। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित होना आवश्यक है। मुझे जानकारी बताना उचित लगा, इसलिए दोस्तों चर्चा की। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।